आप लोगों का स्वागत है हिंदी साहित्य की एक नई कक्षा में। 2-3 दिन पहले मैंने अपने चैनल पर हिंदी साहित्य की प्रथम कक्षा जो है अपलोड की थी, जिसे आप लोगों ने देखा और पसंद भी किया और दूसरे वीडियो की मांग की। तो आपके डिमांड के अनुरूप ये दूसरी कक्षा आप लोगों के बीच है। हिंदी साहित्य की जो यह कक्षा मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, यह आगामी जो बिहार एसटीटी की पुनर्परीक्षा होने वाली है उसके लिए तो उपयोगी है ही। इनके अलावे आपको हिंदी साहित्य से जिस किसी भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वह आपको कोई भी शिक्षक भर्ती परीक्षा हो या आपको लोक सेवा आयोग में यदि कोई हिंदी को वैकल्पिक विषय के रूप में रखना चाह रहे हैं तो उनके लिए, अथवा आपको नेट की एग्ज़ाम हो, सबके लिए उपयोगी है ये कक्षाएं। ठीक है। तो पहली जो कक्षा थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था भाषा, व्याकरण और साहित्य की जो प्रारंभिक अवधारणा है उनके बारे में, लिपि के बारे में, साथ ही साथ भाषा परिवार के बारे में भी मैंने आप लोगों को बतलाया था। आज जो यह दूसरी कक्षा है इसमें हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल विभाजन है उसका सम्यक अध्ययन करेंगे और इस तरह से अध्ययन करेंगे कि ये वीडियो देखते देखते आप लोगों को सारी बातें याद हो जाए। आप लोग यह भली भांति जानते हैं कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वह 1000 वर्ष पुराना है। अभी 2020 ईस्वी चल रही है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य की शुरुआत जो है वह 1050 ईस्वी मानी है। कुछ विद्वान उससे 200 वर्ष पहले भी मानते हैं। तो कुल मिलाकर 1000 ईस्वी के आसपास हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू होता है, हिंदी साहित्य की शुरुआत होती है और अभी तक तो 1000 वर्ष का इतिहास है आपको हिंदी साहित्य का। मैंने पिछले वीडियो में ये बताया था कि भारत में प्राचीन भाषा के रूप में संस्कृत थी और वह संस्कृत पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अबहट अपभ्रंश होते हुए हिंदी तक पहुंचने का क्या किया, काम किया। तो आज के लेक्चर में हम लोग यही जानेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन विभिन्न भाषा विदों ने किस प्रकार किया है और कौन सा काल विभाजन सर्वमान्य है, सबसे अधिक स्वीकृत है और किसे हमें याद रखनी है। ठीक है। देखिए, हिंदी साहित्य के यह बात आप लोग पहले समझ लीजिए कि साहित्य और भाषा जो है वह परिवर्तनशील हुआ करती है। नहीं, रामचंद्र शुक्ल जी का कहना था कि मानव की चित्त वृत्तियां जिस तरह से बदलती है ना, साहित्य में भी उसी तरह से बदलाव होता है। जनता की चित्त वृत्ति में परिवर्तन से ही साहित्य में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ये कहना है रामचंद्र शुक्ल का और वे कहते हैं कि यही चित्त वृत्ति में परिवर्तन के कारण जो साहित्य में परिवर्तन होता है, यही साहित्य के इतिहास के निर्माण का आधार होता है। हिंदी साहित्य का इतिहास
सबसे पहले लिखने का श्रेय, हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले लिखने का श्रेय गारसा दी तासी नामक फ्रेंच विद्वान को जाता है। याद रखना है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का पहला श्रेय गारसा दी तासी नामक फ्रेंच विद्वान को जाता है। लेकिन ये भी याद रखनी है और जानते हैं, गारसा दी तासी ने अंग्रेजी वर्णमाला के अनुरूप एक क्रम में जो है, एक सीक्वेंस में हिंदी और उर्दू कवियों का परिचय दिया है हिंदी साहित्य के इतिहास की अपनी ग्रंथ में। ठीक है, अब हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का श्रेय तो गारसा दी तासी को जाता है, लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने का पहला श्रेय, ध्यान दीजिएगा, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने का पहला श्रेय जॉर्ज ग्रियर्सन, जो बहुत बड़े भाषाविद थे, उनको जाता है। दो क्वेश्चन यहाँ पर है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का श्रेय गारसा दी तासी को और हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने का पहला श्रेय जॉर्ज ग्रियर्सन को जाता है। और ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 काल खंडों में बांटा। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 काल खंडों में बांटा। लेकिन ये बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जॉर्ज ग्रियर्सन खुद भी इस काल विभाजन से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने काल विभाजन की भूमिका में ही ये बातें एक्सेप्ट करनी कि मैं हिंदी साहित्य के इतिहास के इस काल विभाजन को पूर्णतः सही नहीं मानता हूँ। वास्तव में ये ग्रियर्सन द्वारा हिंदी साहित्य का 11 काल खंडों में जो विभाजन है वह काफ़ी त्रुटिपूर्ण है, लेकिन पहली बार आखिर प्रयास तो उसने किया, तो यह श्रेय तो जाएगा ग्रियर्सन को कि उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के कालखंड को या हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने का सबसे पहले प्रयास किया। अब ग्रियर्सन के बाद हिंदी साहित्य के इतिहास पर, उनके काल विभाजन पर चर्चा किया मिश्र बंधु ने। किसने चर्चा किया? मिश्र बंधु ने। कब चर्चा किया? 1913 में। और मिश्र बंधु विनोद नामक उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें कि उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 कालखंडों में बांटा। यहाँ लगे हाथ में बता दूं कि मिश्र बंधु से तात्पर्य जो है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। ध्यान दीजिए, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र नामक 3 सहोदर भाइयों को हिंदी साहित्य में मिश्र बंधु कहा जाता है। इन तीनों भाइयों में इतना प्रेम था कि वह एक एक पद्य की जो रचना करते थे हिंदी साहित्य की, तो वह तीनों आपस में मिल करके करते थे। अतः इनको अलग अलग हम नहीं जानकर इनकी चर्चा जो है हिंदी साहित्य में मिश्र बंधु के नाम से होती। ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। तो मिश्र बंधु ने मिश्र बंधु विनोद नामक एक ग्रंथ लिखा 1913 में, और उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 कालखंडों में बांटा। उसमें पहला उन्होंने कहा कि पहले कालखंड को आरंभिक काल कहा और उसका समय 600 से 1444 माना। दूसरे को उन्होंने माध्यमिक काल कहा और उसका समय 1445 से 1680 माना। तीसरा को उन्होंने अलंकृत काल कहा और इसका समय 1681 से 1889 माना। चौथा को उन्होंने परिवर्तन काल कहा
और इसका समय 1890 से 1925 के बीच माना। और छठा को वर्तमान काल कहा, उन्होंने इसका समय 1926 से अब तक माना। ठीक है। लेकिन मिस्र बंधु ने जो यह वर्गीकरण किया वह सर्व स्वीकार्य नहीं हो पाई। हिंदी साहित्य के इतिहास और हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो लिखा वह सर्वमान्य है, अभी वर्तमान में सबसे अधिक मान्य है। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया और रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में बांटा। पहले को उन्होंने आदि काल कहा, इसी को उन्होंने वीर गाथा काल भी कहा और इसका समय सीमा उन्होंने 1050 ईस्वी से लेकर 1375 ईस्वी तक मानी। दूसरे को उन्होंने पूर्व मध्यकाल कहा, इसी को उन्होंने भक्ति काल भी कहा और इसका समय सीमा 1375 से 1700 ईस्वी के बीच माना। तीसरे को शुक्ल जी ने उत्तर मध्यकाल या रीति काल कहा। कौन सा काल? रीति काल। और इसका समय उन्होंने 1700 से 1900 के बीच माना। और चौथे को उन्होंने आधुनिक काल कहा, इसी को गद्य काल भी कहा जाता है और इसका समय शुक्ल जी ने 1900 से लेकर अब तक का जो समय है उनको माना है। और शुक्ल जी द्वारा जो किया गया हिंदी साहित्य के इतिहास का यह काल विभाजन है वह सर्वमान्य है। इसीलिए और किसी का याद रखे या नहीं रखे, लेकिन शुक्ल जी का जो ये विभाजन है इसको आपको परीक्षा के दृष्टि से जरूर याद रखनी चाहिए। जानते हैं शुक्ल जी के बाद डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का और साहित्य के इतिहास के काल विभाजन करने का कार्य किया। किसने? राम कुमार वर्मा ने। तो उन्होंने, वर्मा जी ने ये 3 गो काल जो है बाद वाला, इसको तो जो माना शुक्ल जी वही माना वर्मा जी। ये 3 गो तो मान लिया। 1375 से 1900 तक यही 3 खंड उन्होंने वर्मा जी ने भी कहा। लेकिन आदि काल को वर्मा जी ने 2 भाग में बांटा, एक संधि काल और दूसरा चारण काल। संधि काल को माना 750 से 1000 और चारण काल को माना 1000 से 1375। वर्मा जी थोड़ा पीछे चले गए शुक्ल जी से। ये 2 नया काल उसने कहा और उसके बाद 3 को यही काल रख देंगे। तो वर्मा जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 कालखंडों में बांटा। इसके बाद आपको डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने भी इस दिशा में काम किया। उन्होंने भी हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया। गणपति चंद्र गुप्त जी ने भी किया। डॉक्टर नागेंद्र ने भी किया। लेकिन उतना आपको और किसी के लिए भी याद रखना मन उचित नहीं है। कितना याद रखिएगा, ठीक है। तो जो आवश्यक है उतना आप याद रखिए। वैसे मैं आप लोगों को जो PDF दूंगा तो उसमें ये सारा का सारा आप लोगों को मैं दे दूंगा। तो इस तरह से ये हिंदी साहित्य का क्या हो गया, काल विभाजन हो गया। अब इसके बाद जो तीसरा लेक्चर आएगा वह उसमें हम लोग आदि काल पढ़ेंगे। फिर आदि काल खत्म होगी तब हम लोग भक्ति काल, फिर रीति काल, फिर आधुनिक काल को पढ़ेंगे। इस तरह से हिंदी साहित्य के इतिहास का पहले हम लोग स्टडी कर लेंगे। फिर साहित्य से जुड़े हुए जो अन्य महत्वपूर्ण खंड है जहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। 9th 10th का जो है उस पर भी हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। और मैं अंत में आप लोगों को बता दूं कि ऐसे छात्र जो
आगामी जो एसटीईटी की पुनर्परीक्षा होने वाली है उसका अच्छी तरह तैयारी करना चाहते हैं, जिस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था उसके अनुरूप, तो उसके लिए मैंने एक स्पेशल व्यवस्था भी की है। वो यह है कि इसके लिए आप मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, और जब तक आपकी परीक्षा होती है, यानी पूरे हिंदी साहित्य की तैयारी, साथ में साथ 50 अंक का जो आपको मैथ और रीजनिंग प्लस पेडागोगी रहेगा, उनकी भी तैयारी के लिए वह व्हाट्सएप ग्रुप आप उसमें ऐड हो सकते हैं। उसके लिए एक मिनिमम गुरु दक्षिणा के रूप में आपको 1000 रुपया पेड करनी होगी, जिसमें कि आप जो है कुछ राशि पेड कर जोड़ सकते हैं, फिर आप बाद में भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में दे दीजिए। और इस तरह से उस ग्रुप में आपको ये रिकॉर्डेड लेक्चर का जो लिंक है वह तो मैं नियमित रूप से दूंगा ही, जो आपको देखना जरूरी है हिंदी विषय से माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए। साथ ही साथ मैं आवश्यक जो पीडीएफ है वो भी मैं आप लोगों को दूंगा, और टेस्ट भी आप लोगों से लूँगा, और पूरी तरह आपको पर्सनली गाइडेंस करूँगा, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके। हालांकि कुछ छात्र यदि मान लीजिए असक्षम है आर्थिक दृष्टि से, तो वह थोड़ा सा उसके लिए भी ये वीडियो लेक्चर तो मैं निःशुल्क दे ही रहा हूँ, और वे जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपके ये नंबर है 9771048617। इस पर आप जो है क्या कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, फिर हमसे आप क्या कर सकते, ऐड हो सकते। वैसे ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, यदि आपको अच्छा लग रहा है ये प्रयास, तो इसको गुरु दक्षिणा के रूप में आप सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर अपने सहपाठियों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें। जितना अधिक लोग देखेंगे तो उस अनुरूप मैं आप लोगों को उतना ही बेहतर मटेरियल इस लेक्चर के माध्यम से देने की कोशिश करूंगा। और देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर लिखें, जिससे कि मैं जान सकूं कि क्या कमी हो रही है, क्या अधिक हो रही है, तो उस अनुरूप मैं आगे कार्य कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस लेक्चर को देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए।